हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो गाइस चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने जैसे स्टोरी को देखा था, मतलब पास्ट लाइफ के प्रीवियस 2 पार्ट में वो विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी देखा था। तो अब से यहाँ से विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी खत्म होता है। हाँ, और अब से यहाँ पे लान वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी हम लोग देखेंगे और यहाँ से ही हम लोग पूरी स्टोरी को समझेंगे, क्योंकि यहाँ तक कि विंग के पॉइंट ऑफ व्यू एंड होता है एंड उसकी बाद की जो भी चीज़ हुआ था विंग को खुद भी नहीं पता था। अब ये क्यों नहीं था, ये आगे के पार्ट्स में आपको पता चलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में देखा कि विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसके बाद सीन शिफ्ट हो गया एंड हमें तकरीबन 3 दिन बाद दिखाया जाता है। 3 दिन बाद लान वांगजी जो अपनी क्लैन वापस आया था। वॉर ख़त्म हुए 3 महीना हो गया था। लान वांगजी जो अब अपनी क्लैन वापस आ रहा था, वो अभी भी अपनी जर्नी पर था, मतलब क्लैन आने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। वो अभी एक इन में रुका था। अभी रात का वक्त था, मतलब लान वांगजी जिस इन में रुका था वहाँ पे वो अभी अपने कमरे पर था। लान वांगजी जो ऑब्वियसली वॉर जीत गया था एंड इस वॉर को जीतने के बाद लान वांगजी का जो खबरी था वो क्लैन चला गया था ये खबर देने के लिए कि वो लोग वॉर जीत गए हैं। लान वांगजी जो अभी अपने कमरे पर बैठा हुआ था, अपने इन के कमरे पर, जहाँ पे वो बैठकर अपने हाथ में एक लेटर को देख रहा था, वो उस लेटर को पढ़ता है। उसके फेस में ना स्माइल आ गया था। हाँ, लान वांगजी के फेस में स्माइल। लान वांगजी उस लेटर को पढ़ता है जहाँ पे उस लेटर में लिखा हुआ था, आप कहाँ हैं, मैं आपसे एक बार मिलना चाहूँगा, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझे क्यों ये सारे गिफ्ट दे रहे हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ, क्या आप एक बार मुझसे मिल सकते हैं, ये लिखा हुआ था। एंड यहाँ पे नीचे नाम भी लिखा हुआ था। लान वांगजी उस नाम को दोहराता है, विंग। हाँ, विंग। लान वांगजी उस लेटर को देख रहा था और वो देखते हुए सोच रहा था कि उसने क्या बचकानी हरकतें किया है। तो चलिए जान के आते हैं कि उसकी ये बचकानी हरकतें कैसी थी। हंगन जुन द लाइट बियरिंग लॉर्ड, नाम और टाइटल जितना सब लोगों के मुंह पे है उतना ही उनका खौफ भी पूरे किंगडम में है। लान वांगजी जो लाइट बियरिंग लॉर्ड का ये टाइटल लिया था वो ऐसे ही नहीं लिया था। लाइट बियरिंग लॉर्ड यानी कि लान वांगजी वो वॉर का एक, मतलब कह सकते हैं एक रोशनी की तरह, मतलब लाइट बियरिंग लॉर्ड जिसे वॉर का एक राजा बोला जाता है, क्योंकि लान वांगजी के लड़ने की जो भी पावर थी ना, जो लोगों के आंखों में जितना डर पैदा करता था उससे कई ज़्यादा हैरान होते थे, क्योंकि लान वांगजी के लड़ने के तरीके बहुत अलग होते थे। लान वांगजी जिसे एक बार मारने का ठान ले लेते हैं तो वो दोबारा पीछे हटने का कोई भी सवाल उठता नहीं था। लान वांगजी जो डिसीजन लेता था वो एक ही बार में लेता था एंड वो अपने डिसीजन को मतलब लेते हुए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता था। लान वांगजी जो वॉर के किंग माना जाता है, ठीक वैसे ही एक अच्छा रूलर भी माना जाता है। हालांकि वो एक क्राउन प्रिंस हैं एंड उसके फादर ही अभी अपने किंगडम का किंग है, लेकिन उसके बाद जाके लान वांगजी ही इस किंगडम का किंग होने वाले हैं। तो लान वांगजी को किंग के रूप में बहुत सारे लोग चाहते हैं। जो लोग लान वांगजी की मतलब ताकत को देखे हैं उसके बाद तो किसी की हिम्मत नहीं होता कि लान वांगजी को आके बोले कि वो उस गद्दी के लायक नहीं है। लान वांगजी की आंखें जो शार्प थी, जो हमेशा ही कोल्ड पर्सनालिटी मतलब रखता था और उसकी आंखों से सारे लोग डरते थे, क्योंकि लान वांगजी का एक घूरना सबके पसीने, सबकी हालत पतली कर देने जैसी थी। लान वांगजी जो बचपन से ही अपने युद्ध कला में बहुत ज़्यादा माहिर था। वो जब ठीक 10 साल का था तब से लेकर उसकी लड़ाई की स्किल सबसे ज़्यादा अच्छा था एंड पूरे गुसू में लान वांगजी से अच्छा बेहतर तलवारबाज वहाँ पे एक भी नहीं था। उसका जो गुरु था वो भी बहुत अच्छे तलवारबाज थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लान वांगजी था। लान वांगजी अपने गुरु से सीखा ज़रूर था, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसने सीख लिया था जो उसके गुरु को भी नहीं आता है। लान वांगजी जो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारी, अपने किंगडम की, अपने साम्राज्य की जिम्मेदारी को पूरा करता था, मतलब अपने जिम्मेदारी को हमेशा बखूबी निभाता था। उसकी लाइफ ना एकदम अकेला था, मतलब कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट। उसकी ज़िंदगी में ना ही कोई रंग था, ना ही कोई पर्सन था जो उसे खुश कर सके। हाँ, बचपन में ज़रूर था, बचपन में उसकी लाइफ में रंग था, खुशी था, लेकिन जब उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई तब से लेकर वो एक कोल्ड पर्सनालिटी हो गया। लान वांगजी एक मतलब ऐसा इंसान था जो पहले एकदम इमोशनल पर्सन था, जिसके अंदर दिल था, जिसके अंदर इमोशन था। हाँ, अभी भी हैं, लेकिन तब इमोशन वो खुल के दिखाता था, लेकिन धीरे धीरे वो इमोशन को अपने मन में दबा के रखता था। जब उसकी माँ चली गई तब से ही वो अपने छोटे भाई, जो तब बस 6 साल का था, तभी से ही उसने अपने छोटे भाई को बड़ा करने लगा। वो अपने छोटे भाई के लिए एक पिता की तरह भी था, एक माँ की तरह भी था। वो अपने भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि उसका भाई एक ओमेगा था। लान वांगजी कभी नहीं चाहता था कि उसके भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी ऐसा अल्फा उसे बुली करे जो उसके लायक तक नहीं है, इसीलिए वो हर वक्त अपने भाई का प्रोटेक्शन रखता था। लान वांगजी अपने भाई को छूट ज़रूर देता था, जैसे होता है ना
कि मतलब ओमेगास को बांध के रखना ये लान वांगची को बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही वो अपने भाई को बांध के रखता था, बस वो प्रोटेक्ट रखता था। वो अपने भाई को सारी चीज़ें करने देता था लेकिन प्रोटेक्शन के साथ, और साथ ही साथ उसने खुद अपने भाई को ट्रेनिंग दिया है, वो भी तलवारबाजी का, कल्टिवेशन का, सारी चीज़ों का उसने खुद अपने हाथों से दिया है। हालांकि अभी उसका भाई मतलब काम करता है, मतलब अपना क्लासेस ज्वाइन करता है, एंड लान वांगची ने कहा है उसे मतलब क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, उसे लड़ने के लिए, उसे युद्ध कला सीखने के लिए, जहाँ पे शीचेन को बहुत पहले से ये सारी चीज़ें आता ज़रूर था लेकिन फिर भी वो करता था। लान वांगची जो अपने इस साम्राज्य को एकदम बेहतर मतलब चीज़ें देना चाहता था, बेहतर तरीके से रूल करना चाहता था, ताकि कोई आके उसे ये ना कहे कि वो एक अच्छा रूलर नहीं था। लान वांगची जो हमेशा अकेला रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसका भाई कभी भी अकेला रहे और ना ही उसके भाई को कोई दुख हो। लान वांगची इसीलिए हर चीज़ में अपने भाई का ख्याल रखता था और साथ ही साथ अपने साम्राज्य का। उसकी लाइफ ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट चल रही थी, पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो एकदम अपने मैच्योर लेवल पर आ जाएगा, मतलब 22 साल की उम्र में, तब उसके लाइफ में कोई आएगा। हाँ, कोई नहीं जानता है कि उसकी लाइफ में कोई आया है या नहीं, उसकी लाइफ तो जैसे चल रही थी वैसे ही है, बट कुछ तो डिफरेंस हुआ था जब उसने पहली बार वी वुशियान को देखा था। हाँ, वी वुशियान को। लान वांगची जब ऑफकोर्स अपने एक मकसद में बाहर निकला था। एक मकसद क्या, अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड, अपने साम्राज्य को बचाने का बस एक मकसद था जिसके लिए वो बाहर निकला था, जिसे लेकर वो तकरीबन 16 साल से लेकर जब वो 16 साल का था तब से लेकर वो इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे डर था कि फ्यूचर में उसे ये सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा, इनफैक्ट उसके पूरे साम्राज्य को ये झेलना पड़ेगा, तो इसीलिए वो उसकी उस मकसद के लिए बाहर निकला था, एंड वो मकसद था एक स्पिरिचुअल टूल। हाँ, स्पिरिचुअल टूल। लान वांगची जो ऑफकोर्स अपने फॉरबिडन एरिया में एक बुक पढ़ा था, फॉरबिडन एरिया जो अपनी ही मतलब उसके गूसू में, क्लाउड रेसेस में उसका एक लाइब्रेरी था, इनफैक्ट वही सबसे बड़ा लाइब्रेरी था जिसमें सारे मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड का ज्ञान वहीं पे मिलता था। लेकिन वहाँ पे भी एक फॉरबिडन एरिया था जहाँ पे कुछ ऐसे बुक्स रहते थे, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे नॉलेज थे जो बाहर की दुनिया के लिए खतरनाक था। लान वांगची वहाँ पर ही एक बार गया था, एंड वहाँ से ही उसे एक खतरनाक चीज़ के बारे में पता चला जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एंड ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में मतलब तबाही मचा सकता है। फॉरबिडन एरिया में ऐसा मतलब कोई फालतू की चीज़ें नहीं रहता था जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पे ऐसी चीज़ रहती थी जिसमें सच्चाई है, एंड लान वांगची वही सच्चाई की बारे में ही ढूंढने लगा था, एक स्पिरिचुअल टूल जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। लान वांगची को पता है कि लेजेंडरी जो सबसे इमॉर्टल एक वुमन थी, उसी ने ही स्पिरिचुअल टूल को क्रिएट करा है। मतलब उस बुक में बस यही तक लिखा था, बट उसके लिए जानकारी इतना नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था कि वहाँ पे उस स्पिरिचुअल टूल को बाहर आने में समय लगेगा, मतलब एक प्रॉपर टाइम वो बाहर ज़रूर आएगा, एंड वो बाहर आते ही वो एक ऐसे पर्सन के हाथ में जाएगा जो पूरी दुनिया को या फिर कह लो कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को दबा कर देगा। एंड लान वांगची ऐसा कभी नहीं चाहेगा, अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को ऐसे दबा होने तो नहीं दे सकता है। वो तब से ही मैच्योर लेवल का था, तो वो तब से ही अपने पूरे किंगडम को मतलब प्रोटेक्टेड रखना चाहता था। तो वो जब 18 साल की उम्र में आया तब से ही वो इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेट करने लगा, लेकिन ज़्यादातर उसे कुछ पता नहीं चला क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा था, और साथ ही साथ उसे जितना पता चला था सिर्फ दफन रैली के बारे में पता चला था। बट दफन रैली के पास भी जाने के बाद उसे थोड़ा बहुत मतलब सिर्फ एनर्जी फील हुआ था, इसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। वो बहुत बार वहाँ पे गया था, बहुत बार इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन उसे नहीं मिला, ना ही उस शक्ति के बारे में कुछ पता चला और ना ही उस स्पिरिचुअल टूल के बारे में पता चला। लान वांगची ने सोच लिया था कि उसे इस बारे में और भी ज़्यादा पता करना पड़ेगा, तभी जाके वो उस चीज़ को ढूंढ पाएगा। उसे बस एक हिंट मिला था, बस दफन रैली के बारे में, बट दफन रैली में तब कुछ नहीं था। दफन रैली को पूरी तरीके से छान मारने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, तो वो सोचने लगा कि शायद कोई और जगह हो सकता है जहाँ पे वो स्पिरिचुअल टूल उसे मिलेगा। लान वांगची जो इसी तलाश में था, वो अपने किंगडम के साथ साथ इसी चीज़ को तलाश भी कर रहा था, लेकिन बीच में उसका ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं एक क्यूट सा ओमेगा आ गया। लान वांगची जिस दिन मतलब बाहर गया था उस दिन सारे स्टूडेंट्स आने वाले थे, मतलब वहाँ पे सारे सेक्ट से, मतलब जो राजकुमारियाँ हैं ना, मतलब सेक्ट लीडर्स के ओमेगास, मतलब ओमेगा बेटी या फिर बेटा, वो सारे लोग आने वाले थे। यहाँ पे अल्फा जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो सारे लोग ही गूसू में पढ़ने के लिए आने वाले थे। ऑफकोर्स ये एक पूरे किंगडम का एक रूल था कि सारे लोगों को युद्ध कला के साथ साथ लैंड क्लैन का लैंड किंगडम का जो भी पढ़ाई था वो भी पूरा करना पड़ेगा, वो भी 3 साल के लिए। तो लान वांगची जिसके बारे में जानता था, लेकिन उसे इंपॉर्टेंट काम जरूर था क्योंकि दफन रैली के बारे में जो उसे पता चला था, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से चला गया था। हालांकि उसका ड्यूटी वहाँ पे था, उसके फादर ने रोकने की भी कोशिश किया, लेकिन लान वांगची नहीं रुका। लान वांगची जो अपने फादर को रिस्पेक्ट करता था, ऑफकोर्स वो किंग है तो वो मतलब रिस्पेक्ट तो करेगा ही, बट उसे वहाँ पे जाना ज़रूरी था। वो वहाँ पे गया, उसके बाद वहाँ से मतलब जब वो वापस आया, मतलब जब वो एक इन में रुका क्योंकि वो आते आते बहुत रात हो चुकी थी, एंड कल ही एक समारोह था, वहाँ पे सारे लोगों का इंट्रोडक्शन होने वाला था, तो लान वांगची को जल्दी जल्दी करके ही जाना था, वो रात में नहीं जा सकता है। तो उसने एक इन में रुकने की मतलब इन में रुकने का प्लान किया, एंड वो वहाँ पे ही रुक गया। वहाँ पे उसके साथ बहुत सारे जो गार्ड्स थे, बहुत सारे गार्ड्स थे। लान वांगची जो हमेशा की तरह वहाँ पे अपने इन के रूम में बैठ के मेडिटेट कर रहा था। कुछ देर मेडिटेट करने के बाद ना वो
बाहर निकल गया, मतलब अपने इन से बाहर निकल गया। क्योंकि जब वो आ रहा था, मतलब उस दफन रैली से आ रहा था, तब उसने कुछ नोटिस किया था कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे थे। तो लान वांगजी ये देखना चाहता था कि कौन उसे फॉलो कर रहा है। तो वो इसीलिए ही वहाँ से डायरेक्ट इनसे बाहर निकल गया। इनसे बाहर निकल कर ही ना वो एक सुनसान जगह पे आया, मतलब एक जंगल के साइड पे। एंड वहाँ पे आके ही उसने सबसे बोला, जो लोग भी उसे मारने के लिए आ रहे हैं वो लोग बाहर आए। उसके बाद वहाँ पे फाइटिंग हुआ एंड वहीं पर उसे वो ओमेगा मिला। वो ओमेगा चांद की रोशनी में जितना ज़्यादा खिल रहा था उसका फेस, लान वांगजी का दिल पहली बार इतने सालों में पहली बार धड़का था, पहली बार। एंड लान वांगजी ये चीज़ देखकर शॉक्ड हो गया था। एक पल के लिए लान वांगजी उस ओमेगा से, वही क्यूट से इनोसेंट से ओमेगा से अपना आंखें हटा नहीं पाया। लान वांगजी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या था, उसके दिल में ये क्यों है। वो एक मतलब ऐसे दुविधा में गिर गया था ना कि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या फीलिंग था। एक पल के लिए जैसे वो समझ नहीं पाया, वो बस उस ओमेगा को देखने लगा था। लान वांगजी अपने इतने साल जितना भी वो मतलब अपनी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में, मतलब अपनी जिम्मेदारियों था, ये सारी चीज़ों में वो कभी भी ओमेगास को अपने पास तक नहीं आने देता था, क्योंकि उसे लगता था कि ओमेगास सिर्फ उसे इसीलिए ही अपने करीब खींचते हैं ताकि वो एक क्राउन प्रिंस का ओमेगा बन पाए, एक सम्मान ले पाए। लेकिन लान वांगजी ऐसा नहीं चाहता था। लान वांगजी माने या ना माने, लान वांगजी प्यार का भूखा था। हाँ, क्योंकि वो बचपन से ही प्यार नहीं पाया था। जब उसकी माँ चली गई तब से तो उसके पास तो प्यार ही नहीं था। वो एक कोल्ड पर्सन की तरह जी रहा था। उसके फादर जो खुद एक मतलब किंग थे किंगडम का, वो जिम्मेदारियों के चलते कभी भी उसे समय नहीं दिया और ऊपर से उसे कभी भी प्यार नहीं मिला। तो ये प्यार नाम के शब्द से ना उसे डर भी लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो जिससे भी वो प्यार करता है वो लोग ही उसे दूर चले जाते हैं। तो वो इतना मतलब अपने आप को रोक लिया था। लोगों से प्यार करना तो दूर की बात है, ओमेगास को अपने करीब तक नहीं आने देता था। उसे लगता था वो सारे ओमेगास लालची हैं, बस उसे फ़ायदा चाहते हैं, उसे शादी करके बस एक नाम पाना चाहते हैं। लेकिन लान वांगजी ऐसा कभी नहीं चाहेगा और इसीलिए ही उसने कभी भी कोई ओमेगास को अपने पास तक नहीं आने दिया। ऑफकोर्स वो एक मतलब क्राउन प्रिंस था, तो उसे ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता था जहाँ पे उस ओमेगास मिलते थे, मतलब सेक्ट लीडर्स के ओमेगास, जो लान वांगजी से बातें करने की कोशिश करता था, उसके करीब आने की कोशिश करता था। लेकिन लान वांगजी जो अपने ग्लेयर से और अपनी ताकत से उन लोगों को दूर भगा देता था। एंड इसी वजह से ही वो ओमेगास डरते बहुत ज़्यादा थे। हालांकि बहुत सारे लोग लान वांगजी को अपना क्रश मानते थे, लेकिन कोई भी हिम्मत करके लान वांगजी के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि उसकी आंखें देखने के बाद किसी ओमेगा को हिम्मत तक नहीं होता था उसके करीब जाने का। लेकिन उस दिन वो पहली बार उस ओमेगा को देखा। वो ओमेगा की तरफ वो ग्लेयर भी किया, लेकिन वो ओमेगा ना ही वहाँ से टस से मस हुआ और ना ही वहाँ से वो हिला। लान वांगजी पहली बार एक ऐसे ओमेगा को देखकर शॉक्ड हो गया था। वो ओमेगा उसे डरने की तो दूर की बात है, उल्टा उसे हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। उसे जब वो जहरीला जो तलवार था वो लगा था, हाँ उसे पता है इस वजह से उसकी बॉडी थोड़ी देर के लिए कमज़ोर ज़रूर होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा कि वो वहाँ से मतलब जा नहीं पाएगा। वो अपने गोल्डन कोर की मदद से उस जहर को बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन उसमें उसे पेन हो रहा है, क्योंकि उस जहर में बहुत ज़्यादा ही पॉइजन था, जिस वजह से उसे अपने गोल्डन कोर तक भी पेन हो रहा था। लेकिन लान वांगजी से फिक्स कर सकता है। वो इसीलिए ही मतलब उस ओमेगा को वहाँ से हटाना चाहता था, लेकिन वो ओमेगा उसे हटने तो दूर की बात है, उसे उल्टा डांट रहा था। लान वांगजी सच में हैरान हो गया था, पहली बार कोई ओमेगा उसे डांट रहा है। लान वांगजी जो चुपचाप था, उस ओमेगा ने जो मतलब करना चाहा था उसने वही कर दिया, मतलब वहाँ पे बैंडेज कर दिया। एंड देन वो उसे वहाँ से लेके जाने में मदद करना चाहता था, लेकिन लान वांगजी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसे वहीं पे बैठकर मेडिटेट करना पड़ेगा और अपने जहर को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन वो ओमेगा ठहरा ढीठ, वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो लान वांगजी इस बार थोड़ा सा कोल्ड वॉइस में उससे बोला। हाँ, पहले भी वो कोल्ड वॉइस में बोल रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा कोल्डली कहा। तो वो पर्सन मतलब वो ओमेगा इतना ज़्यादा चिढ़ गया, इतना ज़्यादा इरिटेटली बात करने लगा। आज से पहले मतलब राजकुमार लान वांगजी से इतना तेज़ी से किसी ने बात तक नहीं किया, शाउट तो दूर की बात है। और लान वांगजी को इतनी सारी बातें सुनाना, वांगजी सच में कंफ्यूज हो गया था, सच में हैरान हो गया था। जैसे तैसे करके उसने उस ओमेगा को वहाँ से हटा दिया, मतलब वहाँ से वापस भेज दिया। एंड देन वो मेडिटेट करने वहीं पे बैठ गया। वो मेडिटेट करने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद जाके वो वहाँ से बाहर निकला, क्योंकि उसे टाइम लगा था अपने गोल्डन कोर को उस जहर से दूर करने के लिए। हाँ, जहर बाहर निकला था, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके वो जहर अंदर था और उसके लिए उसे हीलर के पास जाना पड़ेगा। वो सारे लोगों को, जिन लोगों को उसने मार दिया, उन सारे लोगों को चेक करता है। वो लोग पूरी तरीके से ब्लैक रोप में आए थे एंड यही लोग उसे शुरुआत से फॉलो करने लगे थे। लान वांगजी को पता करना था कि ये कौन था जो उसे मारने के लिए आ रहे थे। एंड इनफैक्ट वो लोग उसे ही मारने के लिए, उसे ही टारगेट करने के लिए आए हैं। इसका मतलब लान वांगजी को वो कोई मारना चाहता था, बट कौन हो सकता है? उसकी दुश्मन। हाँ, लान वांगजी की दुश्मन कहे तो कम नहीं है, लेकिन लान वांगजी के दुश्मन की इतनी हिम्मत तो नहीं होगा कि वो उस पर हमला करने की कोशिश करे, क्योंकि उनको भी पता है कि लान वांगजी को हराना इम्पॉसिबल है। वो लोग हरा नहीं सकते हैं। लान वांगजी इतना पावरफुल तो है कि वो उन लोगों को हरा सकता है, लेकिन वो कौन हो सकता है, किसकी इतनी दुस्साहस हो सकता है कि वो लान वांगजी को मारने की कोशिश करे? लान वांगजी के दिमाग में अब ये भी चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वो ओमेगा भी आ गया था। मतलब एक साथ इतने सारे बर्डन उसे फील हो रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में वही ओमेगा घूम रहा था। वो फेस लान वांगजी अपने दिल से या फिर अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था कि वो सोच क्या रहा है, वो क्यों ये सारी चीज़ें सोच रहा है। लान वांगजी सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था। जैसे तैसे करके वो अपने
इन फंस गया एंड इनमें जाने के बाद उसे पता चला कि वो ओमेगा यहीं पे रुका है। वेल लान वांगची जो ये पूरी चीज़ को भूलने की कोशिश करता है और वो पूरा दिन मेडिटेट करता है और अपने मेडिटेशन के थ्रू वो पूरी तरीके जहर को भी बाहर निकाल देता है, लेकिन अभी भी वहाँ पे घाव था, इसके लिए उसे हीलर के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे लान वांगची मतलब किंगडम वापस चला गया था, वो गुसू के अंदर चला गया था। गुसू के अंदर जाने के बाद वो पहले हीलर के पास गया, उसके बाद वो अपनी बैंडेज को कंप्लीट किया, देन वो मतलब समारोह पे चला गया। समारोह पे जाने के बाद उसने पहली बार वही ओमेगा देखा। सच में लान वांगची हैरान हो गया था, मतलब उसके दिमाग में ये नहीं आया था पहले कि ये ओमेगा यहीं पे आने वाला है। लान वांगची जो इसे भूलना चाहता था, लेकिन ये ओमेगा यहाँ पे आकर तो और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दिया, क्योंकि लान वांगची को पता नहीं क्यों इस ओमेगा की तरफ इतना अट्रैक्शन फील हो रहा था और वो सच में समझ नहीं पा रहा था। वो उसे भूलना चाहता था लेकिन वो भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस ओमेगा की प्यारी सी स्वीट सी स्माइल, उसकी वो बनी थी, उसके लिप्स के नीचे वो मोल, उसकी आइज़ जब वो ब्लिंक करता है, उसकी वो सिल्वर आइज़, पता नहीं उसके चेहरे की पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को ना लान वांगची इतनी तरह अपने दिल में बैठा लिया था कि लान वांगची अगर वो मतलब ब्लाइंड भी होता ना तो भी वो उस पर्सन का मतलब उस ओमेगा का चेहरा याद रखता। वो उसे इतना ज़्यादा मतलब पहचान चुका था। लान वांगची खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो करे क्या। वेल लान वांगची जो सोच लिया था कि वो पूरी तरीके से इसे इग्नोर करेगा, लेकिन उसे इग्नोर किया तो नहीं गया। लान वांगची जो ऑफकोर्स वहाँ पे म्यूजिक क्लास लेता था, क्योंकि वही एक गुचिन प्लेयर था, मतलब बहुत अच्छा, एंड वही ये क्लासेस लेता था स्टूडेंट को सिखाना, और वैसे भी उसे अच्छा लगता है स्टूडेंट सिखाना, क्योंकि वो अपने भाई को भी ऐसे जो गुचिन था वो सिखाया था, तो वो बाकी स्टूडेंट को भी सिखाएगा, तो वो क्लासेस लेता था। एंड वहाँ पे वो विंग से मिला था। हाँ, विंग जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। लान वांगची जो अपने दिमाग में विंग के चेहरे को हटाना चाहता था, वो ना मतलब बात पे ना विंग से एकदम झगड़ा कर लेता था, या फिर कह लो कि वो गुस्सा हो जाता था, क्योंकि ये लड़का ये ओमेगा कितना ज़्यादा शैतानी करता है और कितने लोगों से बातें करता है। एक ओमेगा इतना बात कर सकता है, वांगची तो समझ नहीं पाता था कि ये ओमेगा इतना बात क्यों करता है। ऑफकोर्स वो एक साइलेंट जगह पे बड़ा हुआ है, एक साइलेंट जगह, ऑफकोर्स पूरा गुस्सा एक साइलेंट की तरह ही है। हाँ, अभी स्टूडेंट आए हैं तो चिड़चिड़ाहट होंगे, ये नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी लान वांगची इतनी बातें करने वाले पर्सन से कभी नहीं मिला। तो ये पर्सन जितना बात करता है ना, वांगची को इरिटेट फील होता था, सच में इरिटेट फील होता था, लेकिन उसे क्यों इस ओमेगा से मतलब इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगता था, उसकी दिल की धड़कन क्यों बढ़ती थी, वांगची को समझ नहीं आता था। वांगची कंफ्यूज होते जा रहा था, और ऊपर से इसी कंफ्यूजिंग में ना वो बार बार लान वांगची विंग को पनिशमेंट दे देता था। हाँ, पनिशमेंट दे देता था, क्योंकि उसे गुस्सा आता था कि वो क्यों इस ओमेगा के बारे में सोच रहा है। वो ओमेगा किसी से बात कर रहा है तो भी इसको प्रॉब्लम हो रहा है। वो ओमेगा मतलब उसके सामने कभी उसके सामने रूल्स को ब्रेक कर देता था, जिस चीज़ से ना लान वांगची को इरिटेट फील होता था, और वो गुस्से में ना उसे सजा दे देता था। मतलब उसके पास 2 रीज़न था विंग को सजा देने का। पहला, जब अपने दिल की ये जो बेचैनी है वो एकदम समझ नहीं पा रहा था, और दूसरा ये विंग जो इरिटेट करता था उसे। हाँ, उसे पता चल गया था कि इस ओमेगा का नाम विंग है। हाँ, पूरा नाम वी वुशियान, मतलब कर्टिसी नेम वी वुशियान एंड बर्थ नेम विंग है। वो उसे वी वुशियान कह के ही बुलाता था। ऑफकोर्स वो फॉर्मल बिहेव करता था, क्योंकि वो किसी को ऐसे बर्थ नेम से बुला तो नहीं सकता था। हाँ, मन ही मन वो विंग कह के बुलाता था, लेकिन वो वो खुद को भी एडमिट करने नहीं देता था कि हाँ वो विंग कह के बुला रहा है। वो बस सामने उसे वी वुशियान कह के बुलाता था, और वी वुशियान जैसी हरकतें करता था। वो हर बार रूल्स को ब्रेक करता था, और हर बार किसी से ना क्लास में बातें करता था, और लान वांगची से इरिटेट हो जाता था और गुस्सा हो जाता था, और वो बार उसे पनिशमेंट देता था। शुरुआत में उसकी पनिशमेंट होता था घुटनों पे बैठकर मतलब रूल्स कॉपी करना, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो उस ओमेगा को इतना ज़्यादा दर्द में देखता है, मतलब जब घुटनों पे बैठ के पनिशमेंट जब वो लेता था, विंग लेता था, तो उसके घुटने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। इनफैक्ट उसके घुटनों से ब्लीडिंग तक हो जाता था, और लान वांगची ये देखता था। हाँ, वो माने या ना माने, वो देखता ज़रूर था। वो एक बार वो अपने दिल को मनवा नहीं पाया था, वो एक बार जाके पनिशमेंट हॉल पे देख के आ रहा था कि विंग वहाँ पे पनिशमेंट ले रहा है, वो कैसे ले रहा है। वो समझ नहीं पाता था कि वो ऐसा कर क्या रहा है, वो क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें। वो सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था, उसे इरिटेटिंग फील हो रहा था। लेकिन जब वो विंग को वो दर्द में देखा, उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा उसके दिल में ना एक शार्प सा पेन उसे फील हुआ। वो ओमेगा जो उसके घुटनों पर दर्द है, वो खून है, जैसे कि मतलब लान वांगची को लग रहा था कि ये दर्द विंग से ज़्यादा वांगची को फील हो रहा है। मतलब वांगची को यही लग रहा था, और वांगची उस दिन से ना मतलब समझ लिया था कि नहीं, वो उस ओमेगा को ऐसे सज़ा नहीं देगा। हाँ, शुरुआत में उसने 2-3 बार उसे घुटनों पर बैठाया था, लेकिन जब वो देखने लगा कि विंग को सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके मतलब जो पैर था उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो लान वांगची ने इस चीज़ को अब मतलब रोक दिया। हाँ, उसने रोक दिया, उसने ये पनिशमेंट को एकदम बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उसे इरिटेटिंग फील होता था, क्योंकि लान वांगची देखता था कि विंग किस तरह से सब लोगों के साथ हंस के बात करता है। हाँ, क्लाउड रेसेस में हंसना मना है, बट ठीक है, बट वो ओमेगा हर किसी से ऐसे बात करता है। वांगची को पता नहीं क्यों अपने दिल में ना बहुत ज़्यादा जेली से फील होता था। हाँ, वो ओमेगा से बात करता है, और साथ ही साथ वो मतलब अल्फाजों से भी बात करता है, लेकिन ये ओमेगा उससे इतना ज़्यादा रूडली क्यों बात करता है, मतलब सब लोगों से इतना ज़्यादा प्यार से बात करता है, लेकिन एक
एक विंग मतलब वांगजी से ही इतना बुरी तरीके से बात क्यों करता है, इतनी रूडली क्यों बात करता है, वो उसकी तरफ आकर ही मुंह बना लेता है, मुंह एकदम शांत हो जाता है, क्यों? क्या वो एक बार वांगजी को देखकर हंस नहीं सकता, वांगजी को देखकर स्माइल नहीं कर सकता? उसके दिल में ये सारी चीज़ें चलता जरूर था, लेकिन वो खुद ही नहीं समझ पाता था कि वो क्यों ये सोच रहा है, वो ओमेगा भला उसके लिए क्यों स्माइल करेगा, लेकिन फिर भी उसे जेलसी होता था। लान वांगजी जब पहली बार उसके घुटनों पर दर्द हुआ, मतलब वो कैसे लंगड़ा के चल रहा था, बहुत मुश्किल से चल रहा था, लान वांगजी ना बस और कुछ नहीं देखा, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, वो बस किसी 2 ओमेगास को भेज दिया, 2 मेट्स को भेज दिया उस ओमेगा के पास, और उसे डायरेक्ट इंपीरियल हीलर के पास लेके जाने के लिए बोल दिया। हालांकि उसने स्ट्रिक्टली मतलब उन सारे ओमेगास को बोल दिया था कि उसके बारे में उस ओमेगा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि उसने कहा है, मतलब लान वांगजी को, लान वांगजी ने उन 2 मेट्स को भेजा है, ये विंग को नहीं पता चलना चाहिए। तो वो मेट्स ने सुन लिया, वो सारे मेट ने मान लिया, एंड देन वो विंग को वहाँ से इंपीरियल हीलर के पास चले गए, एंड इंपीरियल हीलर से उसे बैंडेज करवा दिया। बैंडेज करवाने के बाद लान वांगजी ने विंग को मतलब टाइम दिया, हील होने के लिए उसने टाइम दिया। हालांकि इस बारे में भी उसने बताया नहीं विंग को, मतलब उसे पता चलने नहीं दिया उसने। हाँ, उसने सुना था कि वो जो मेट्स है ना, उन्होंने कहा था कि राजकुमार ने बताया था। थैंक गॉड कि वो ओमेगास ने नहीं बताया था कि कौन से राजकुमार, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स 3 राजकुमार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विंग वांगजी को लग रहा था कि शायद विंग समझ जाएगा कि ये वांगजी है। लेकिन हैरानगी की बड़ी बात थी कि विंग ने एक बार भी वांगजी के बारे में नहीं सोचा कि ये वांगजी ने क्या होगा। विंग मतलब वांगजी को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि विंग ठीक है, यही उसके लिए अच्छा है, बस वो कहीं ना कहीं विंग को हेल्प करने लगा। हाँ, वो गुस्से में विंग को पनिशमेंट दे देता था, क्योंकि वो जेलस फील करता था, क्योंकि वो सब लोगों से अच्छे से बात करता था। जब वो बैटल ग्राउंड में था, वांगजी को याद है, जब वो बैटल ग्राउंड में था तब भी उसने नोटिस किया कि विंग के पीछे से मतलब रोप जो थोड़ा सा फट गया था, आई थिंक जब वो लड़ रहा था तभी फट गया था। और ये देखने के बाद ना लान वांगजी को बहुत ज़्यादा जेलसी भी हुई, और साथ ही साथ वो मतलब इस ओमेगा के ऊपर गुस्सा भी हो गया कि ये कैसा ओमेगा है, वो अपनी चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाता है कि उसके रोप फटे हुए हैं, उसकी बॉडी रिवील हो रहा है। लान वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, वो ना तुरंत ही ना एक ओमेगा सर्वेंट को भेज दिया, उस ओमेगा वांगजी विंग को पास उस ओमेगा को भेज दिया, उस सर्वेंट को, एंड वो सर्वेंट उसे लेकर अंदर चला गया, एंड उसे रोप दिया। मतलब नए रोप का इंतजाम भी लान वांगजी ने कर दिया था। लान वांगजी इतना ज़्यादा जेलस हो गया था कि वो रोप का मतलब इंतजाम कर दिया, उसे रोप पहनकर फिर बाहर निकलने के लिए कहा। मतलब हर लान वांगजी जेलस होता था। हाँ, जेलसी। लान वांगजी जो अपने इस जेलसी को रोक नहीं पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस ओमेगा की तरफ प्रोटेक्टिव होता जा रहा था, और ये चीज़ लान वांगजी को पसंद नहीं आ रहा था। वो क्यों इस ओमेगा की तरफ इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहा था, ये ओमेगा कितना ज़्यादा रूल्स तोड़ता है, ये रूल्स ठीक से नहीं मानता है, और ना ही मतलब लान वांगजी को रेस्पेक्टली बात करता है। हाँ, लान वांगजी से विंग बात करता ही नहीं, एक तरह से वो इग्नोर करता है, और ये चीज़ तो लान वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि लान वांगजी को विंग इग्नोर क्यों करता है। विंग को ऐसे इग्नोर करते हुए देखकर ना लान वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। और वो गुस्से में ना बस लान वांगजी विंग को पनिशमेंट देता था। हाँ, पनिशमेंट देता था, वो बार उसे रूल्स कॉपी करने के लिए देता था। हाँ, उसके बाद से जब से वो विंग को दर्द में देखा था, उसके बाद से उसे वो घुटनों पर बैठ के पनिशमेंट नहीं दिया था, लेकिन उसे रूल्स कॉपी करने का सज़ा ज़रूर देता था, क्योंकि विंग रूल्स बहुत ज़्यादा तोड़ता था। एक रूल्स ठीक रखने के चक्कर में वो दूसरा रूल तोड़ देता था, और लान वांगजी जब को शुरुआत से ही अपने रूल्स को तोड़ना पसंद नहीं करता था, और वो उस ओमेगा की ये रूल्स तोड़ने वाली चीज़ है ना बिल्कुल ना खुश था, वो पसंद ही नहीं करता था। और ऊपर से उसे तो इरिटेट फील होता था मतलब विंग से। विंग तो एक बार भी लान वांगजी की तरफ घूर के नहीं देखता था, वो सबके साथ देखकर मतलब स्माइल करता था, लेकिन ये ओमेगा उससे देखकर एक बार भी स्माइल नहीं करता था। एक बार स्माइल करेगा क्या उसका पूरा दुनिया उजड़ जाएगा, लान वांगजी समझ नहीं पाता था। और लान वांगजी अपने दिल को भी समझा नहीं पा रहा था कि उसके दिल में चल क्या रहा है, वो क्यों इस ओमेगा की तरफ इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहा है, क्यों वो इस ओमेगा की स्माइल एक बार उसकी तरफ देखना चाहता है, क्यों देखना चाहता है, वो समझ नहीं पाता था। और वो गुस्से में लान वांगजी विंग को पनिशमेंट देता रहता था। ये अब लान वांगजी एंड विंग के बीच में नॉर्मल हो गया था। हाँ, वो बस उसे पनिशमेंट देता था, एंड विंग जो अपने मुंह फुलाए, अपने मतलब फेस को एकदम फुलाकर, उसके बाद इरिटेट फेस बनाकर, फ्रस्ट्रेशन फेस बनाकर वो मतलब रूल्स कॉपी करने चला जाता था। और लान वांगजी को पता नहीं क्यों इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। वही लान वांगजी मतलब विंग के फ्रस्ट्रेशन वाला जो फेस था ना, वो देखकर उसे खुशी होता था, क्योंकि यही फ्रस्ट्रेशन वाला फेस तो उसका हो जाता था जब वो लान वांगजी अपने मन की इस फीलिंग को मतलब हटा नहीं पाता था, मतलब ये जेलसी, ये इमोशन, ये सारे फीलिंग्स को जब वो हटा नहीं पाता था। तो जब लान वांगजी विंग के फेस में ऐसा फ्रस्ट्रेशन लुक देखता था ना, पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगता था, उसे विंग को तंग करके अच्छा लगता था। लान वांगजी जो ये बचकानी हरकतें कर रहा था उसे पता है, बट फिर भी उसे मजा आ रहा था। और पता नहीं धीरे धीरे लान वांगजी का ये आदत बन गया था विंग को पनिशमेंट देने का। धीरे धीरे जितना वक्त बीत रहा था ना, पता नहीं लान वांगजी को विंग की जो मतलब बारे में है ना, वो जानने की कोशिश करता था। मतलब उसे क्यूरियोसिटी था इस ओमेगा के बारे में जानना, ये ओमेगा क्या पसंद करता है, क्या नहीं, वो क्या करता है, ये सारी चीज़ों को ना मतलब लान वांगजी को पता करना था। मतलब उसे जानने का बहुत ज़्यादा इच्छा था, बहुत ज़्यादा मन करता था, वो इस ओमेगा को पूरी तरीके से जानना चाहता था। और कब ये फीलिंग्स उसका इतना बढ़ गया कि वो उस ओमेगा को हर वक्त नजर रखता था। हाँ, वो खुद ही रखता था, वो किसी और को नहीं भेजता था वहाँ पे, वो खुद जाके रखता था। जब भी उसे टाइम मिलता था ना, तभी वो छुप के उसी ओमेगा को देखने लगता था। हाँ, वो क्वार्टर में जाके झाँक कर नहीं देखता था, ये बहुत ज़्यादा रूड होता है, ये लान वांगजी का नेचर बिल्कुल नहीं है। वो मतलब जब भी विंग बाहर होता था, मतलब जैसे कि एक दिन विंग को उसने देखा कि वो एक पॉन्ड के पास आके ना खड़ा हो गया था, और वो दिखने में बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। लान वांगजी जो ये देखने के बाद ना उसके दिल में थोड़ा सा शिकन
जैसा आ गया था। वो इस ओमेगा के फेस में हमेशा स्माइल देखता आया है, लेकिन अब उसकी फेस में इतनी उदासी। लान वांगजी इसी को जानने के लिए वो विंग के थोड़ा और करीब गया, मतलब वो विंग से बहुत दूर था, वो बहुत दूर से देख रहा था, तो वो थोड़ा सा और पास गया क्योंकि वो देख पा रहा था कि विंग कुछ बातें कर रहा था। एंड जब वो थोड़ा सा और पास आया तब जाके वो विंग की बातें सुन पाया, जहाँ पे विंग उस पॉन्ड को देखते हुए कहता है, मुझे बहुत दिन हुए गए कि मैं लोटस फ्लावर नहीं देखा और ना ही लोटस पॉन्ड, मुझे लोटस पॉन्ड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड जब विंग की बातें वांगजी ने सुना, हाँ उसे पता है कि विंग युनमक से आया है एंड युनमक में बहुत सारे लोटस पॉन्ड हैं, तो लान वांगजी जो इससे पता कर पाया था कि विंग को लोटस फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड लोटस पॉन्ड। जब विंग की ये बातें वांगजी ने सुना ना, तो वांगजी जो उसे पता नहीं क्यों विंग के चेहरे पर खुशी देखना था, वही खुशी। एंड वो उसी दिन ही अपने गार्ड को बोलकर वो युनमक मतलब उन लोगों को भेजा, क्योंकि लोटस जो फूल होता है ना, लोटस जो फ्लावर वो युनमक में ही मिलता है, तो वो बहुत सारे ना जो लोटस बीज होते हैं ना, मतलब उगाते हैं लोटस बीज, तो वो उन सारी चीज़ों को खरीद के लाया और साथ ही साथ उसने बहुत सारे लोटस भी खरीदे, बहुत सारे लोटस। एंड वो सारे लोटस को उसने खरीद कर ना अपने ही महल के पॉन्ड में वो सारी चीज़ों को उगाया और साथ ही साथ वो सारे फ्लावर्स भी रखा और वो उसमें ना एक तालिस्मान यूज़ कर दिया था ताकि वो जो फ्लावर थे ना वो ख़राब ना हो। एंड वहीं से ही एक फ्लावर लेकर वो तुरंत ही पनिशमेंट हॉल के पास चला गया। एंड वो उस पनिशमेंट हॉल के जहाँ पे विंग बैठ कर पनिशमेंट लेता था, वहाँ पे ही उस फ्लावर को रख दिया था। वांगजी को नहीं पता कि इसका रिएक्शन विंग को क्या होगा, लेकिन वो देखना चाहता था कि वो जब ये लोटस फ्लावर देखेगा तो विंग का क्या रिएक्शन होगा, इसीलिए वो उस फ्लावर को रख कर वो वहीं पे एकदम एक जगह पे छुप गया। ऐसी जगह पे वो छुपा था जहाँ पे कोई उसे देख नहीं पाएगा, इनफैक्ट विंग भी उसे नहीं देख पाएगा, वो वहीं पे छुप गया। आई नो ये उसके लिए ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, बट उसे पता नहीं क्यों बस विंग के फेस में वो स्माइल देखना है, उसे देखना है वही स्माइल, तो वो ना वहीं पे छुप गया। एंड जहाँ पे जो विंग था, विंग जब आया तब उसने शुरुआत में इस लोटस फ्लावर को मतलब नोटिस नहीं किया। ये देखकर वांगजी को ना मतलब डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन वो जब लोटस फ्लावर को लाया था उस दिन वो एकदम विंग की आंखों के सामने ही उस फ्लावर को रखा। इस बार तो लान वांगजी श्योर था कि विंग इस बार ये फ्लावर नोटिस जरूर करेगा, और उस दिन उसने फ्लावर को नोटिस किया। एंड तब जाके लान वांगजी ये सब कुछ करने के बाद जो चीज़ वो देखना चाहता था फाइनली उसने वही देखा, विंग के फेस में स्माइल देखा। और वो स्माइल लान वांगजी के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ था जो उसने अचीव किया था। उसने वही क्यूट से ओमेगा के फेस में वही स्माइल देखा जो उसके दिल की धड़कन को इतना तेज़ कर दिया था कि वो पूरे दिन तक विंग के वही स्माइल को बस याद करता रहा। अपने काम करते हुए भी वो बस विंग के वही स्माइल मतलब याद करता रहा। तो अब ये चीज़ रोज़ होने लगा। वांगजी को खुद पता नहीं था। वो हर दिन जब भी विंग पनिशमेंट हॉल जाता था वो खुद ही उसे पनिशमेंट देता था। उसे पनिशमेंट देना भी उसे अच्छा लगता था और साथ ही साथ उसे वो फ्लावर देना भी उसे अच्छा लगता था, क्योंकि विंग को मतलब जब भी वो देखता था कि वो और लोगों के साथ हंस के बात कर रहा है और वांगजी को देखकर वो एकदम इरिटेट फील करता है, फ्रस्ट्रेशन निकालता है, तो वांगजी को बहुत गुस्सा लगता था और वो गुस्से में उसे पनिशमेंट दे देता था। और जब वो मतलब उसे पनिशमेंट दे देता था ना, तभी वो दूसरे दिन मतलब दूसरे ही वक्त ना तुरंत ही पनिशमेंट हॉल पे जाके वही फ्लावर रख देता था। ऐसे ही कुछ दिन तक ना चलता रहा और ऐसे ही लान वांगजी जो विंग के फेस में वो स्माइल देखता रहा, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे ये एकदम कॉमन हो गया था विंग एंड वांगजी के बीच में। हाँ, वो वांगजी को विंग को पता होने नहीं दिया था कि यही वो है जो उसके लिए फ्लावर रख रहा है। शुरुआत में वांगजी ने उसे फ्लावर दिया, लेकिन फिर अचानक उसे क्या लगा, वो जब एक काम के लिए बस बाहर गया था, मतलब अपने सेक्स से बाहर गया था मार्केट में, तो तभी वो ना एक दुकान पे ना एक हेयर पिन देखा जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड साथ ही साथ ये ना पूरा जेड से बना हुआ था, क्लाउड पैटर्न का। तो वांगजी को ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसकी चेहरे के सामने पहला चेहरा मतलब विंग का आया था एंड वो उस हेयर पिन को देखा ना विंग को याद कर लिया था एंड वो पता नहीं क्यों बस उस चीज़ को ना खरीद लिया। एंड खरीदने के बाद वो उस चीज़ को अपने साथ रखा। पहले वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये वो देगा विंग को। ऑफकोर्स इस हेयर पिन को देने का मतलब तो उसे पता है, ये हेयर पिन देने का मतलब ये है कि वो उसे पसंद करता है एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ ना वांगजी को मतलब अच्छा लगा। तो वांगजी ना बिना सोचे समझे उस दिन फ्लावर के साथ उस हेयर पिन को दे दिया था एंड वो देखना चाहता था कि इसमें विंग का क्या रिएक्शन था। विंग जब फ्लावर देखा तो उसके फेस में हमेशा की तरह वही क्यूट सा स्माइल जो वांगजी के लिए एक रिवॉर्ड जैसा था वो था, लेकिन जब वो हेयर पिन को देखा ना कुछ देर तक वो उस हेयर पिन की तरफ बस देखने लगा, बट वो उसे बस थोड़ा सा टच किया लेकिन उसने नहीं लिया। वांगजी ये देखकर ना उदास हो गया। वांगजी जो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे विंग को कहे कि वो इस हेयर पिन को ले ले, ये वो उसी के लिए लाया है वरना और किसी और को वो नहीं देगा, वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिन तक ना वो चीज़ वहीं पे था और साथ ही साथ वांगजी जब भी बाहर जाता था, ऑफकोर्स उसे हर दिन ही बाहर जाना पड़ता था उसके काम की वजह से, तो वो बार बार जब भी बाहर जाता था ना तभी उसे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ पसंद आ जाता था जो चीज़ मतलब उसे बस विंग की याद दिला देती थी और विंग के लिए वो इमेजिन करता था। तो वो सारी चीज़ें ना खरीद लिया और बस उसका दिल जो कहा ना उसने वही किया। वो वही सारी चीज़ें ना उस फ्लावर के साथ रोज़ रखने लगा। उसने देखा कि वो फ्लावर तो लेता था, विंग फ्लावर तो लेता था, लेकिन वो चीज़ें नहीं लेता था जो विंग के लिए वांगजी लाता था। तो एक दिन ना उसे क्या लगा कि उस बार वो उसी फ्लावर के साथ एक और गिफ्ट रखा था, वो था एक प्यारा सा पेंटिंग टाइप का गले का। उसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जिसमें रेड स्टोन था जो बहुत ज़्यादा सुंदर एंड क्यूट सा था। वो ना उस चीज़ को रखा और साथ ही साथ एक पेपर मैन रखा। उसे पता है कि ये बचकानी हरकत है लेकिन उसे लगा कि वो ये देगा तो उसने दे दिया।
बस वहाँ पे से दे दिया। अब इसका मतलब काश विंग समझ जाए कि वो चाहता है कि विंग ये सारी चीज़ें ले, ये वांगजी उसी के लिए ही रख रहा है। वांगजी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। वो एक मैच्योर मैन है, एक मैच्योर अल्फा है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को आगे जाके संभालेगा, लेकिन वो एक ओमेगा के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे करना है। बस उसका दिल ठान लिया था, उसका दिल उसे करवा रहा था, उसकी बॉडी, उसकी पूरी दिमाग तक वांगजी का मतलब सिर्फ विंग के लिए ही भरा पड़ा था। विंग के लिए सोचना, विंग के लिए ये करना वो करना, उसका आदत बन गया था। विंग के लिए ब्लैंकेट, विंग के लिए दवाई, विंग को जब भी कोई तकलीफ होता था वो सारी चीज़ें वो लाता था। क्यों लाता था उसे नहीं पता, बस लाता था। तो वो ना उस दिन उस पेपर को रख दिया, एंड रखने के बाद बस वो इंतजार करने लगा, मतलब विंग का वो रिएक्शन देखता था। वो जब तक रिएक्शन नहीं देखता था ना तब तक वो वहाँ से नहीं जाता था, और वो अपने काम के बीच में से ही आता था बस देखने के लिए, एक बार बस विंग के रिएक्शन को देखने के लिए। वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था ना, वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था विंग की फेस के एक्सप्रेशन देखने का, विंग की स्माइल देखने का, विंग की चेहरे के मतलब भाव देखने का, और विंग के चेहरे को देखने का, कि वो बस अपने काम दाम को थोड़ी देर के लिए साइड में रखता है। ऐसा नहीं कि वो अपना काम नहीं करता है, बस थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के बस विंग की वही रिएक्शन देखने के लिए वो आता था। एंड वो बस इंतजार कर रहा था कि उस दिन उसका रिएक्शन क्या होगा। एंड उस दिन की रिएक्शन पहले जैसे रिएक्शन थे ना, सबसे ज़्यादा सुंदर था, सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि विंग जो स्माइल भी कर रहा था और साथ ही साथ ब्लश भी कर रहा था। उसकी ब्लशिंग फेस देखने के बाद ना वांगजी ना बस अपने आंखें हटा नहीं पा रहा था। वो मेगा ब्लश करते हुए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और उस दिन पहली बार वांगजी को ना अपने बॉडी पे एक अजीब सा ही ना रिएक्शन फील हुआ, जो उसके लिए ये पहली बार था। उसे एक अजीब सा ही अपने बॉडी पे ना मतलब हॉट जैसा फील हुआ। वांगजी ना समझ नहीं पाया कि ये क्या था। उसकी इतने सालों की जो मेहनत था, इतनी सालों की जो मतलब मेडिटेशन था ना, वो सारा ज़ाया पड़ गया बस उसी ओमेगा का बस ब्लशिंग फेस को देखकर। बस ब्लशिंग फेस को वांगजी समझ नहीं पाया, लेकिन वो उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। और फाइनली जो चाहता था वो वही हुआ। वांगजी देख पाया कि विंग ने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया। एंड ये देखकर ना वांगजी ना उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा। एंड ऐसे ही वांगजी जब भी बाहर जाता था उसके लिए वो नए चीज़ खरीद के लाता था। हाँ, वो लाता था, उसे पता है वो एक किंग होने वाला है, ये उसे शोभा तो नहीं देता, बट वो क्या करे, वो अपने को रोक नहीं पा रहा था। वो हर दिन कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट लाता था। वो बहुत ही छोटी चीज़ों को लाता था। मतलब वांगजी को ना विंग के ऊपर ना एकदम नॉर्मल से बहुत सी क्यूट से पेंडेंट जैसे चीज़ें ना अच्छा लगता था। और वांगजी समझ गया था कि विंग को यही सारी चीज़ें पसंद है। वो ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनता है, जैसे ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज होते हैं, तो वो कोई भारी चीज़ नहीं देता था। वो ना एकदम सिंपल से बहुत क्यूट से बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें देता था, जैसे कि पेंडेंट देता था एकदम उसी की कलर के। वांगजी के इमेजिनेशन में ना बस यही आता था कि विंग को ना रेड एंड ब्लैक कलर ड्रेस में या फिर रेड एंड ब्लैक कलर चीज़ में ना बहुत अच्छा लगेगा। उसे व्हाइट में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हालांकि हाँ वो सुंदर लगता था, लेकिन उसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट उसे पता चल गया था कि वांगजी विंग को ना ब्लैक एंड रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तब से ही ना उसके लिए वैसी क्यूट चीज़ें लाता था। एंड वो ना उस फ्लावर के साथ हमेशा उसे रखता था। एंड ऐसे ही कब धीरे टाइम बीतने लगा, और कब धीरे विंग वांगजी उसे इतना ज़्यादा गहरी तरीके से अटैच हो गया, उसे खुद नहीं पता था। और ऊपर से वो देखता था कि बार बार वांगजी विंग उसे ही ढूंढता था, वो देखना चाहता था। हाँ, वो सुनता था कि वांगजी विंग किस तरह से उसे बुलाता था, उसे बस देखना चाहता था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुआ। वो कभी भी हिम्मत करके ना नहीं जा पाया उसके सामने। उसे जाने का मन तो था, लेकिन वो नहीं जा पाया। उसे डर लगता था, उसे वही डर सताता था कि शायद अगर वो सामने जाएगा तो विंग उसे नाराज़ होगा, उसे दूर चला जाएगा, या फिर वो उसे खो देगा। ये डर उसके अंदर था, इसीलिए वो कभी भी हिम्मत करके ना विंग के पास नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, वो विंग के लिए गिफ्ट लाना नहीं भूला था। वो हर दिन उसके लिए गिफ्ट लाता था और हर दिन उसे वो गिफ्ट करता था। ऐसे ही कैसे टाइम बीत गया और ऐसे ही कैसे पूरा 1 साल बीत गया, वांगजी को खुद नहीं पता था। और जब विंग का बर्थडे आया तब उसने वो गिफ्ट किया जो गिफ्ट आई थिंक उसे अच्छा लगेगा। वो जानता है, उसे पता चला था कि विंग को रैबिट पसंद है। एंड इनफैक्ट हाँ, उसे भी रैबिट पसंद है। हालांकि वो अपने रूल्स के चक्कर में शायद उन सारी चीज़ों को किसी को बताता नहीं था, लेकिन हाँ, उसे भी रैबिट पसंद है। तो उसने ना एक रैबिट विंग के लिए लाया। एंड वो ना उस रैबिट को ना बस उस डेस्क के सामने रख दिया था, और बस वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उस दिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, विंग का रिएक्शन देखने के लिए, विंग किस तरह से हंसता है या फिर उसका रिएक्शन क्या होगा। और उसने एक लेटर रखा। हाँ, पहले दिन वो लेटर नहीं रखा था, लेकिन इस बार उसने लेटर रखा। हाँ, विंग ने उसके लिए लेटर रखा था। पहले जो लेटर उसने रखा था ना, वो सारे लेटर्स उसके पास है, ये उसने अपने पास एकदम संभाल के रख दिया, लेकिन वो कभी भी उसे मिलने नहीं गया था। लेकिन इस बार उसने खुद एक लेटर लिखा, जिसमें उसने सिर्फ विंग को जन्मदिन का शुभकामनाएं दिया था, और साथ ही साथ वो खरगोश रख दिया था। एंड वो इंतजार कर रहा था वांगजी का, विंग का, वो क्या रिएक्शन देगा। एंड जब विंग वहाँ पे आया, एंड विंग ने जब उस खरगोश को देखा था ना, उसका वो खुशी, उसकी जो हंसी था, वो पूरे पनिशमेंट हॉल में था, और जो वांगजी के कानों में एक मेलोडियस साउंड की तरह था और वो देख रहा था विंग को, विंग किस तरह से घूम रहा था। वो जब घूम रहा था तो उसकी रोप एकदम हिल रहे थे, गोल गोल घूम रहा था, और साथ ही साथ विंग के बाल विंग के जो बाल थे ना, वो हवा में उड़ रहा था। वो दिखने में इतना ज़्यादा एकदम फेरी टाइप का लग रहा था विंग के लिए। वांगजी के लिए ये एक ऐसा फेरी था जो हेवन से निकल के आया होगा। विंग को तो वांगजी को तो यही लग रहा था। तो वो बस देखने लगा उसे, एक टक उसने बिना पल के झपकाए बस विंग को देखने लगा था। विंग की वो फेस की हंसी, विंग किस तरह से हंस रहा था, और वो किस तरह से उस
उस खरगोश को मतलब हक कर रहा था और उसे किस कर रहा था, उसे एकदम मतलब क्यूटली पकड़ के रखा था। ये देखकर लान वांगची को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा, एंड वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी था। वेल उसके बाद धीरे धीरे कैसे टाइम बीतने लगा और ऐसे ही विंग एंड वांगजी का लाइफ चलने लगा। वांगजी हमेशा उसके लिए गिफ्ट रहता था, लेकिन हाँ वो अपने मकसद से नहीं हटा था, उसे अपने मकसद को पूरा करना था, तो वो उसी चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हाँ वो पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन इस बार उसे कुछ मिला था, जिस चीज़ को जानने के बाद वांगजी सच में बहुत ज़्यादा शौक था। वांगजी जो अपने गुप्तचरों को मतलब भेज दिया था उन सारी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए, वहीं से ही एक गुप्तचर उसके पास आया था। उस दिन वांगजी जो अपने महल में था एंड शुयांग जो उसके साथ मतलब शुयांग के साथ वही गुप्तचर आ रहा था। कुछ देर में वो लोग मतलब वांगजी के पास आ गए। वांगजी जो अभी अपनी गुचिंग के सामने बैठा हुआ था मतलब स्टडी रूम पे ही, तो वो वहाँ पे आते ही ना उसके सामने उसने एक बुक रखा। वांगजी उस बुक को देखा एंड उस बुक को देखने के बाद ना वो शॉक हो गया और वो शॉकिंगली मतलब अपने गुप्तचर को देखता है और वो कहता है तुम्हें ये कहाँ से मिला, जहाँ पे वो गुप्तचर अपने हेड को नीचे करते हुए कहता है मुझे ये बहुत मुश्किल से मिला मास्टर, पर ये रियल वाला नहीं है, ये कॉपी है, इसका असली बुक कहाँ है मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत मुश्किल से बस ये कॉपी को मतलब बाहर निकाला है। ये सुनकर लान वांगची जो उस बॉक्स उस बुक को देखने लगा, उस बुक का नाम था द फोर सोल, द लेजेंड ऑफ फोर सोल। ये सोल के बारे में मतलब सोच कर ही ना लान वांगची को पता नहीं कुछ अजीब सा लगा। फोर सोल, हाँ ऑफ कोर्स उसे पता है कि एक कल्टीवेटर का 3 सोल होता है, 3 सोल। पहला जो अर्थ सोल होता है जो जन्म के साथ ही आता है, दूसरा जो उसकी गोल्डन कोर से तैयार होता है, मतलब उसका सोल उसके अंदर जरूर होता है बट वो गोल्डन कोर के अंदर होता है, जब वो पर्सन थोड़ा बड़ा होगा तब वो सोल उसकी गोल्डन कोर का शेप लेगा, एंड तीसरा उसका स्पिरिचुअल टूल से बना हुआ वो सोल होगा। मतलब ये तीनों सोल मिलाकर ही एक कल्टीवेटर होता है। तो नॉर्मल ही मतलब कल्टीवेटर्स का 3 सोल होता है, लेकिन लेजेंडरी मतलब जो इतिहास में है, ठीक है, जो कल्टीवेटर के इतिहास में 4 सोल होना बहुत लेजेंडरी माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे 4 सोल का मतलब होता था कि वो लोग इमोर्टल होते थे। तो बेसिकली ये चीज़ वांगची को पता है, तो उसने ये चीज़ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ये बुक देखने के बाद ना उसे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो लेजेंडरी 4 सोल का मतलब होता था कि वो एक इमोर्टल है और साथ ही साथ उनके अंदर 4 सोल है। मतलब नॉर्मल कल्टीवेटर जैसे मतलब 3 सोल रखते हैं, लेकिन वो लोग 4 सोल रखते हैं, एंड 4 सोल उन्हें क्रिएट करना पड़ता है, उन्हें क्रिएट करके ही वो मतलब अपने साथ रख सकते हैं और साथ ही साथ वो उसे अपने सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपने तीनों सोल के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ वो एक इमोर्टल बन सकते हैं। लेकिन ये करना आसान नहीं है, इसे लेजेंडरी इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। मतलब ये उन सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है जो इसे कर नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे 2 इमोर्टल ने ये कर दिखाया था। मतलब वो 4 सोल मतलब लेजेंडरी ऑफ 4 सोल को कर दिया था, एंड ये टेक्निक कैसे होता है ये सिर्फ उनको ही पता है, मतलब जिन लोगों ने ये 4 सोल क्रिएट किया था उन्हें ही ये पता है। लेकिन अब ये बुक ऑफ 4 सोल ये देखने के बाद लान वांगची शॉक हो गया। लान वांगची जो अपने गुप्तचर को ना वहाँ से निकाल दिया, मतलब उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया, और साथ ही साथ उसने मतलब शुयांग को भी वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। लान वांगची उस बुक को ओपन करता है एंड वो उसे पढ़ने लगा, जहाँ पे उस बुक में लिखा हुआ था कई हज़ार साल पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक ऐसा बहुत भयंकर ऐसा ताकत आया था जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ना एकदम डेड बॉडी में कन्वर्ट करने लगा था। वो ताकत एक मेटल से तैयार हुआ था, जो चीज़ सच में किसी को भी हरा सकता था। हर कोई ताकतवर कल्टीवेटर को वो पावर या फिर वो मेटल हरा रहा था, साथ ही साथ उसे मार भी रहा था। वो चीज़ इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पूरी तरीके से दबा कर दिया था। ये देखकर सारे जो कल्टीवेटर जो लोग भी जिंदा थे वो डरने लगे थे, उस मेटल से भागने लगे थे। वो लोग उनसे लड़ नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपने जान को मतलब दोबारा खतरे में ना डालते हुए वो लोग उन सारी चीज़ों को छोड़कर उस कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़कर जाने का फैसला ले लिया था। ये देखने के बाद 2 वुमेन थी जो इस चीज़ को साफ खिलाफ थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़ दे, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड उनका है, वो ऐसे ही किसी को भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को दबा करने नहीं देंगे। वो 2 वुमेन की बातों को किसी ने नहीं माना था, वो लोग अपने जान को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो लोगों ने ऑलरेडी फैसला ले लिया था कि वो लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़कर चले जाएंगे। ये देखकर वो दोनों वुमेन्स ने बहुत बार मनवाने की कोशिश किया उन सारे लोगों को, लेकिन किसी ने नहीं माना, सबको अपनी जान प्यारी थी, इसलिए वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। ये देखकर वो वुमेन जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो दोनों फैसला कर लिया था कि वो लोग कैसे भी करके उस मेटल को रोकेंगे। यही सोचकर वो 2 वुमेन उस मेटल के बारे में जानने लगे थे। बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टिगेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्हें इस मेटल के बारे में पता चला था। इस मेटल के बारे में पता करते ही वो लोग इस मेटल को हटाने का मतलब ख़त्म करने की मतलब कोड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उस बुक में बस उस मेटल का नाम लिखा हुआ था येन आयरन, एंड उसके बाद बस वहाँ पे ये लिखा था कि उसके बाद वो 2 वुमेन उस जो मेटल था उसे ख़त्म करने का एक तरीका ढूंढ लिया, एंड वो लोग उसी जगह पे चले गए थे जिस जगह पे उस मेटल का मतलब उस येन मेटल का मतलब जगह था जहाँ पे वो येन मेटल रह रहा था। तो वो दोनों वुमेन मतलब डर के मारे कोई भी कल्टीवेटर, नॉर्मल कल्टीवेटर तो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं जा रहे थे, लेकिन वो 2 वुमेन हिम्मत करके उस पहाड़ के ऊपर चले गए थे। हाँ, वो जो मेटल था वो एकदम एक पहाड़ के अंदर रह रहा था, जो पूरी तरीके से ब्लैक स्मोक से ढका हुआ था, जहाँ पे वो 2 वुमेन उस मेटल के पास गए। उसके बाद उन लोगों ने मतलब तकरीबन 5 महीने तक उस मतलब पहाड़ में रहे थे, पूरे 5 महीने तक उस पहाड़ में रहे, और उसके बाद
उसके बाद कुछ ही दिनों में ना मतलब सब लोगों को पहले लगा कि शायद वो दो वुमेन मारी जा चुकी है, वो लोग अब जिंदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग भी जाते थे वो लोग मर ही जाते थे। तो सब लोगों को लगा था कि वो लोग मर गए हैं, तो वो लोग वैसे भी वहाँ से जाने ही लगे थे। लेकिन अचानक कुछ अजीब सा ही हुआ, वो जो मेटल था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। वो जो चीज़ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड डर रहा था वो चीज़ पूरी तरीके से दबा भी हो गया, और साथ ही साथ वो दो वुमेन भी उस पहाड़ से बाहर निकल आए। लेकिन वो दो पर्सन मतलब वो जो दो वुमेन था वो बाहर आने के बाद उन लोगों का मतलब पूरी तरीके सारी चीज़ें चेंज हो चुका था, और सब लोगों को पता चला कि वो लोग अब इमॉर्टल बन गए थे। एंड ये जानने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे, इमॉर्टल होना इतना आसान नहीं है। तो वो लोग पहाड़ पे जाके ऐसा क्या किया था कि वो लोग एक इमॉर्टल बन गए? क्या वो लोगों ने उस मतलब जो मेटल था उस मेटल से अपने आप को इमॉर्टल बना लिया था? पर कैसे? वो मेटल तो सबको मार रहा था, तो फिर वो मेटल उन दो वुमेन को कैसे नहीं मारा और वो लोग इमॉर्टल कैसे बने? बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद जाके बस उन लोगों को ये पता चला कि जो दो इमॉर्टल वुमेन बनी थी उनके पास 4 सोल है, एंड उनके ही बाद मतलब और कोई 4 सोल क्रिएट नहीं कर पाया। मतलब एक कल्टीवेटर का जैसे 3 सोल होता है, लेकिन उन दो वुमेन के पास 4 सोल थे, एंड वो 4 सोल लेजेंडरी बन गया। और तब से लेकर सब लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करने लगे थे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया था। एंड तब से ही वो लोग एक लेजेंडरी 4 सोल मतलब कल्टीवेटर नाम से जाना जाते थे। वो लोग ये नाम से मतलब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ना एकदम पॉपुलर तो हो गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनमें से एक ओमेगा थी और एक अल्फा थी। तो यहाँ पे वो दोनों एक लेजेंडरी 4 सोल क्रिएट किया है। पर कैसे? ये चीज़ किसी ने मतलब ये चीज़ किसी को नहीं पता है, ना ही वो दो वुमेन ने ये चीज़ किसी को बताया है। बस उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 4 सोल क्रिएट किया है, एंड उसी से ही उन लोगों ने उस यन आयरन को ख़त्म किया है। बस यही तक उन लोगों ने बताया है, इसके आगे उन लोगों ने कुछ नहीं बताया था। जहाँ पे बस ऐसे ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति लाने के बाद वो दो वुमेन ना मतलब अपनी जो जगह थी ना वहाँ पे चले गए थे। मतलब वो लोग एक ऐसी जगह पे रहने लगे थे कि जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। हालांकि बहुत सारे लोग उन इमोटल्स को मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो दो इमोटल्स ज़्यादा मतलब बातें नहीं करते थे और ना ही ज़्यादा उन लोगों से मिलते थे। वो लोग एक ऐसी जगह पे जाके रहने लगे थे जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते थे और ना ही जा पाते थे। ऐसे जब भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी मुसीबत आता था, वो दो वुमेन्स हमेशा ही उन लोगों को प्रोटेक्ट करता था, मतलब हमेशा ही उन लोगों को बचाता था। उनके साथ ना 2 चीज़ रहता था। पहला, एक पर्सन के पास मतलब एक वुमेन के पास एक फ्लूट रहता था और दूसरे वुमेन के पास एक गुचिन रहता था। एंड वो लोग हमेशा ही उन सारे कल्टीवेटर्स को बचाता था। सब लोग इससे ना बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड वो उन दो वुमेन को मतलब रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन कुछ लोग शायद जलते भी थे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दो वुमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो दो वुमेन अपने म्यूजिक कला से ना मतलब अपने म्यूजिक टेक्निक से सारी चीज़ों का हल करते थे। जहाँ पे उन लोगों ने कभी भी अपना जो मतलब 4th सोल था, मतलब जो 4th नंबर जो सोल था, उन लोगों ने कभी भी वो 4th नंबर सोल बाहर नहीं निकाला था। वो लोग जैसे मतलब नॉर्मल जैसे कल्टीवेटर रहते थे ना, ठीक वैसे ही रहते थे। यहाँ पे वो दो वुमेन में से जो अल्फा था, जिसके हाथ में गुचिन रहता था, वो एक वुमेन थी, मतलब वो वुमेन बट अल्फा थी। एंड दूसरा जो फ्लूट बजाता था वो एक ओमेगा थी। जहाँ पे वो दोनों ही हमेशा पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को हेल्प करते थे। लेकिन ऐसे ही एक दिन सबको पता चला कि वो दो पर्सन अचानक ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब हो गए थे। एंड उसके बाद से उन लोगों को कहीं पे नहीं दिखा गया, कहीं पे नहीं। एंड साथ ही साथ वो कभी भी उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस नहीं आए। जहाँ पे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने उन दो वुमेन को ढूंढने की कोशिश किया था, लेकिन किसी को वो वुमेन नहीं मिले थे। सब लोग सोच रहे थे कि वो वुमेन्स गए कहाँ। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें फैल रही थी, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचने लगे थे कि शायद वो लोग अब जिंदा नहीं हैं, वो लोग मर चुके हैं। एंड कुछ लोगों का ऐसा थॉट था कि शायद वो जो लेजेंडरी 4 सोल बनाया था, शायद उसी में ही किसी को मतलब मार दिया है, मतलब वो 4 सोल नहीं उनको मार दिया है, क्योंकि उस 4 सोल में बहुत ज़्यादा ताकत था। ये सब लोगों ने सुना जरूर था, लेकिन कभी भी उन लोगों ने 4 सोल नहीं देखा था। जहाँ पे कई लोगों को ये भी लगा कि शायद वो जो यन मेटल था वो अभी भी जिंदा है, एंड उसी ने ही दोनों लेजेंडरी जो वुमेन थे उन्हें मार दिया है। ऐसे बहुत सारी बातें बहुत जगह फैली थी, लेकिन इसको लेकर कोई भी मतलब कोई सटीक या फिर कोई सही आंसर किसी ने भी नहीं ढूंढ पाया, या फिर किसी को नहीं मिला। एंड उसके बाद से उन लोगों के दिमाग से ना ये जो लेजेंडरी जो 4 सोल वुमेन्स थी उनके बारे में हट गया। धीरे धीरे मतलब जो युग था वो चेंज होता गया, और धीरे धीरे सब लोग वो लेजेंडरी 4 सोल को भूल गए। कहते हैं ना, समय के साथ साथ इंसान भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही समय के साथ साथ लेजेंडरी वो जो वुमेन्स थे उन्हें भूल दिया गया था। हालांकि उन लोगों ने पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया था, लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे सब लोग भूल गए थे। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो लोग ये सारे मतलब चीज़ें याद रखे हैं, लेकिन उन्हें इनका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो दो लेजेंडरी को भूल दिया गया था। समय के साथ साथ और भी ज़्यादा लोग इन सारी चीज़ों को भूल गए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। एक दिन अचानक ही ना वो दो लेजेंडरी वुमेन्स को दोबारा देखा गया था, लेकिन सिर्फ एक ही बार के लिए। वो लोग एक ही बार के लिए बाहर आए थे, एंड वो लोग बाहर आने के बाद कुछ तो कर गए थे, लेकिन क्या करके गए थे ये किसी को नहीं पता। बट हाँ, जगह जगह पे ना ये फैल गया था कि वो दो लेजेंडरी वुमेन बाहर आए थे, लेकिन कुछ करने के लिए आए थे। उसके बाद वो लोग वहाँ से दोबारा गायब हो गए थे, एंड उसके बाद से लेजेंडरी वो वुमेन्स कभी नहीं दिखे। साल बीता,
युग चेंज हुआ, लेकिन अब वो दोबारा नहीं मिले। बुक में बस यही लिखा हुआ था, लान वांगजी बस इस चीज़ को पढ़ा। पढ़ने के बाद वो बहुत देर तक ना गहरी सोच में था। वो दो लेजेंडरी वुमेन, वही अल्फ़ा मतलब जिसके हाथ में गुचिन था, और एक ओमेगा जिसके हाथ में फ्लूट था। पता नहीं क्यों लान वांगजी को अजीब सा लगा, बट कुछ तो ऐसा हुआ था लान वांगजी के बॉडी में जो वो खुद भी नहीं समझ पाया। लेकिन वो अब इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। फोर सोल, पता नहीं क्यों ये फोर सोल नाम सुनकर ना लान वांगजी को कुछ तो अजीब सा लगा। फोर सोल, ये सोल, इस जो भी चीज़ हो रहा था ना, लान वांगजी को लग रहा था कि इसमें ये फोर सोल का कोई ना कोई कनेक्शन है। वरना वो लेजेंडरी अचानक गायब क्यों हो गए, और उतने सालों बाद जाके वो लोग अचानक बाहर ही क्यों आए, और साथ ही साथ वो लोग बाहर आए तो आए किस वजह से बाहर आए थे। और ऊपर से उसे लग रहा था कि इस फोर सोल या फिर इन दो लेजेंडरी जो वुमेन्स थी, जो इमॉर्टल वुमेन्स थी, उनसे कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल टूल का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। वरना ये कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, लान वांगजी को लग रहा था। पर कैसे कनेक्शन, वो इसे ही मिलाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही कुछ देर तक वो सोच में रहता है। उसके बाद वो उस बुक को अपने जो कवर था उसमें मतलब ठीक से रख देता है। रखने के बाद वो अपने तलवार को लेकर बाहर आ गया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ये सारी स्टोरीज घूम रही थी। वो बाहर निकलने के बाद ना बस वो अपनी क्वार्टर से या फिर अपने महल से बाहर निकल गया, और वो तुरंत ही एकदम पनिशमेंट हॉल के पास चला गया था। रात का वक्त था, वो उसे पता है कि विंग शायद वहाँ पे होगा, एंड वो ना वहाँ पे चला गया। एंड वो देखा, ऑफकोर्स उसने जाने से पहले उसने ऑलरेडी उसके लिए वही गिफ्ट और वो फ्लावर रख के गया था। तो उसे पता है अभी रात हो गया था, मतलब रात के 8 तो बज ही गए थे। तो वो अभी वहाँ पे चला गया, एंड वो वहाँ पे जाते ही ना वो विंग को देखने लगा। इस बार वो छुप के नहीं, इस बार वो दरवाजे से ही उसे देख रहा था। विंग वहाँ पे लिखते लिखते सो गया था। लान वांगजी जो अपने गार्ड की तरफ देखता है, उसकी गार्ड तो मतलब लान वांगजी को देखकर ही एकदम घुटनों पर आ गए थे। जहाँ पे लान वांगजी उनको बिना परवाह किए वो उस पनिशमेंट हॉल के अंदर चला गया। एंड पनिशमेंट हॉल के अंदर जाके ही वो विंग के पास आ गया। विंग वहाँ पे एकदम पीसफुली सोया हुआ था, हमेशा की तरह। लान वांगजी जो वहीं पे ब्लैंकेट रखा था वो उसके ऊपर रैप कर दिया, एंड वो उसको देखने लगा। वो बहुत देर तक उसे देखता है। विंग सोते हुए बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। जहाँ पे वांगजी उसकी वो क्यूट सी फेस को देखकर ना अपने हाथ को अब रोक नहीं पाया। वो धीरे से अपने हाथ को उस ओमेगा के यानी कि विंग के फेस पे रखा, उसके चिक्स पे रखा, और वो उसके चिक्स को टच करने लगा। वो चिक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा नर्म फील हो रहा था उसका चिक्स। जहाँ पे वो कुछ देर तक उसे टच करता है, उसके फेस को देखता है। वो इस फेस को या फिर इस ओमेगा को प्यार करता है। हाँ, अब ये ओमेगा 18 साल का होने वाला है, सिर्फ 3 महीना, एंड 3 महीने बाद वो 18 साल का। यही सोचकर वो बस उसे देखने लगा, उसकी वो क्यूट सी फेस को देखने लगा। कुछ देर तक वो उसे ऐसे ही देखता है। उसके बाद वो उठता है। उठने के बाद वो वहाँ से चुपचाप चला गया था, क्योंकि उसे पता है कभी कभी विंग यहीं पे सो जाता है। तो वो उसे देखने के बाद वो वहाँ से चला गया। वो वहाँ से जाकर बस अपने रूम पे मेडिटेट करने लगा। उसी बेचैनी को वो हटाने लगा। उस दिन ऐसे ही बीत गया था। नेक्स्ट डे को लान वांगजी को मतलब जो मेन पैलेस था वहाँ पे बुलाया गया। लान वांगजी तुरंत ही वहाँ पे चला गया। कोई इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए वो वहाँ से तुरंत ही चला गया। एंड वहाँ पे जाने के बाद उसके फादर ने जो बताया वो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया वो। जहाँ पे उसे बताया गया कि कोई उसे वार के लिए न्योता दे रहा है। वहाँ पे एक लेटर दिया गया था, जिस लेटर में लिखा था कि वो लोग वार करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो लोग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल करना चाहते हैं। अगर वो लोग जीत जाएंगे तो वो लोग इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल करेंगे, एंड किंग लैन सिंह उनको अपने घुटनों पर आना होगा। ये सुनने के बाद वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, किंग को इतनी गंदी शब्द बोले। लान वांगजी गुस्सा तो हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही वॉर की बात कहाँ से आ गई। मतलब बिन बुलाए अचानक आकर बोल दिया, न्योता दे दिया कि वॉर कर लेंगे। तो वांगजी ऐसे कैसे मान ले, कुछ तो मतलब गड़बड़ था। ऑफकोर्स लान वांगजी इतनी जल्दी ऐसे ही मानने वाला नहीं था। वो एक योद्धा था, और साथ ही साथ उसके दिमाग तो है ही। वो ऐसे ही नहीं माना। वो पहले अपने गुप्तचरों को ना वहाँ पे भेजा, जहाँ पे वो वार के लिए उसे न्योता दिया था। वो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोला, एंड वो गुप्तचर वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर वांगजी के पास भी आ गया। वांगजी जो अपने गुप्तचर से बातें सुन रहा था, उसके गुप्तचर उसे कहा कि वो सारे लोग, उनकी बातें सुनकर ये पता चल रहा था कि वो लोगों का मतलब मकसद इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल करने का नहीं था। वो लोग कुछ और ही करना चाहते हैं। वो लोग इस किंगडम के अंदर आना चाहते हैं, और इस किंगडम में आने के बाद वो कुछ तो ढूंढना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ना वांगजी कुछ डाउट करने लगा, और वो सोचने लगा कि ये लोग क्या ढूंढने के लिए यहाँ पे आ रहे थे। ऑफकोर्स ये कल्टीवेशन वर्ल्ड ना पूरा बड़ा था, मतलब सारे सेक्ट मिलाकर ना पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड होता था। तो यहाँ पे वो लोग क्या ढूंढने के लिए आ रहे थे, यही सोचकर लान वांगजी ने उस वॉर के लिए ना मना कर दिया।
क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग जो भी ढूंढने के लिए आया है वो शायद कोई ना कोई खतरनाक चीज़ है, वरना वो लोग वॉर के लिए नहीं होता क्यों देंगे। तो लान वांगची ने तुरंत ही मना कर दिया एंड वो गुप्तचर को उसकी तरफ ध्यान देने के लिए बोला था, मतलब एकदम नजर रखने के लिए। एंड जब ये लेटर उन लोगों के पास भेजा गया तब उन लोगों ने एक और लेटर भेजा एंड उसमें उन लोगों ने बोला कि वो लोग कुछ ओमेगास को पकड़ के रखे हैं, अगर वो लोग वार नहीं करेंगे तो वो लोग उस ओमेगास को मार देंगे। लान वांगची तुरंत ही समझ गया कि वो लोग किसी भी हालत में उसे वार में नीचे उतारना चाहते हैं, मतलब वार में लेना चाहते हैं। इसका क्या मकसद हो सकता था? लान वांगची ऑफ कोर्स उन सारे ओमेगास को मतलब कुछ होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक मतलब राजकुमार है और साथ ही साथ वो उन सारे मासूम इनोसेंट ओमेगास को कुछ नहीं होने देना चाहता था। लेकिन वो प्रूफ चाहता था, वो प्रूफ चाहता था कि वहाँ पे ओमेगास है या नहीं। तो वहाँ पे ओमेगास थे, तो लान वांगची को मजबूरन ये वॉर में जाना पड़ रहा। लेकिन जाने से पहले लान वांगची को याद आया था कि अगर वो वहाँ पे जाएगा तो उसे आने में बहुत लेट हो जाएगा। उसके दिमाग में विंग की बात आई, विंग की 18 साल का बर्थडे, इसका मतलब वो नहीं रह पाएगा। यही सोचकर वो अपने कमरे पर गया एंड अपने कमरे पर अपने कवर से एक चीज़ निकाला, एक वुडन बॉक्स, एंड वो उस वुडन बॉक्स को ओपन किया। वहाँ पे एक फ्लूट था। वो फ्लूट उसे उसकी माँ ने दिया था जब वो 10 साल का था। तब उसकी माँ ने वो फ्लूट उसे देते हुए कहा था कि तुम जिसे पसंद करते हो उसे ही तुम इसे देना। उस टाइम पे वो लिटिल लान वांगची ये सुनने के बाद शॉक्ड हो गया था और वो पसंद के बारे में तब उतना ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया है तब वो पसंद का नाम, प्यार का नाम जानता है। तो इसीलिए वो उस फ्लूट को ऑलरेडी विंग के लिए ही रखा था एंड उसने उस फ्लूट के साथ एक म्यूज़िक भी जो उसने खुद विंग के लिए ही, विंग की यादों में बनाया था, हाँ विंग के लिए ही उसने बनाया था, वो उसे रखा। एंड उस फ्लूट का नाम उसकी माँ ने उसे बताया था, उसे याद है, उसने उस फ्लूट का नाम रखा था चिंचिंग। और कहीं ना कहीं ये फ्लूट का नाम ना एकदम उसकी कुचिन के नाम से मिल जाता था, चिंगशियान एंड चिंगचिंग। पता नहीं क्यों विंग वांगची को अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा था और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो फ्लूट ब्लैक कलर का रेड थ्रेड से एक टसल मतलब झूलता हुआ दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो लान वांगची ने विंग के 18 साल के बर्थडे में उसने यही चीज़ विंग के लिए रखा था, लेकिन उसे अब लग रहा था कि वो उसे ये उसके बर्थडे के दिन नहीं दे पाएगा। इसीलिए उसने एक चीज़ सोचा कि वो ये चीज़ विंग को मतलब आज ही देगा। यही सोचकर वो उस फ्लूट को मतलब उस वुडन बॉक्स में रखता है और वो उस लेटर को भी रखता है और उस लेटर के नीचे उसने विंग को बर्थडे विश किया था एंड बर्थडे विश लिखकर ही वो उस वुडन बॉक्स को लेकर डायरेक्ट पनिशमेंट हॉल के पास चला गया एंड वो उसी टेबल के पास उसे रख दिया। एंड उसे रखने के बाद ना वो इंतज़ार करने वाला मतलब लगा था विंग के लिए। विंग जिस टाइम पे आता है ना वो टाइम ना कब का पार हो गया था, लेकिन अभी तक विंग नहीं आया। तो वांगची को अजीब सा लगा कि विंग कहाँ है, विंग अभी तक क्यों नहीं आया। उसे ना मतलब इरिटेटिंग फील हो रहा था, ऊपर से उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं था, उसे कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। यही सोचकर वो मतलब इंतज़ार करने लगा उसको लेकर, मतलब कब 8 से 9, 9 से 10, 10 से साढ़े 10 बज गया, लेकिन अभी तक विंग नहीं आया। बस बहुत हो गया। तो वांगची तुरंत ही वहाँ से निकल गया। वो पहले उसके क्वार्टर के पास चला गया एंड क्वार्टर के पास जाने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद ना वो उस क्वार्टर को नॉक किया, लेकिन नॉक करने के बाद भी वहाँ से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। वो देखा कि उसका रूम का जो डोर था वो ओपन था। तो लान वांगची जो हेजिटेट करते हुए दरवाज़ा ओपन कर दिया, उसने देखा कि वहाँ पे विंग था ही नहीं। ये देखकर वांगची शॉक्ट हो गया। 10:30 बज गए थे लेकिन विंग नहीं था। ये देखकर ना वांगची घबरा गया, उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगा, उसे डर लग गया। वो तुरंत वहाँ पे जाने लगा जहाँ पे विंग ऑलवेज जाता था, वही पॉन्ड के पास। वो वहाँ पे उस पॉन्ड के पास आने के बाद इधर उधर देखने लगा। वांगची शॉक्ट हो गया। वांगची को पता है कि जब भी विंग मतलब अकेला रहना चाहता है वो इसी पॉन्ड के पास आता है, लेकिन विंग यहाँ पे नहीं था। विंग यहाँ पे नहीं था तो वो कहाँ है? तो ना वो पूरी तरीके से ढूंढने लगा उसे, वो वही पॉन्ड के आसपास ढूंढा था एंड तब जाके ना उसे उस पॉन्ड के दूसरी तरफ जो जंगल था उससे कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई दौड़ रहा हो। ये आवाज़ सुनते ही ना लान वांगची तुरंत ही हवा में उड़ गया और अपने तलवार से उड़ते हुए वो डायरेक्ट उस जो मतलब पहाड़ था उस जंगल के अंदर घुस गया। वो भी उस जंगल के अंदर ना दौड़ने लगा, वो इधर उधर ढूंढने लगा एंड जब वो ढूंढ रहा था तभी उसके साथ धक्का विंग का लगा था एंड विंग को वांगची ने टाइटली पकड़ लिया था। जहाँ पे वांगची विंग को देखने के बाद ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये लड़का ये अकेला कहाँ जाता है? क्या वो समझता नहीं है कि वो ऐसे ही अपने ऊपर मुसीबत मोड़ क्यों ले रहा था? लान वांगची कितना ज़्यादा घबरा गया था विंग को ना देखकर, क्या ये समझता नहीं है? लान वांगची को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा। वो गुस्से में ना अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला दिया था। लान वांगची जो विंग को देख रहा था कि वो डरा हुआ था, वो बोल रहा था कि वहाँ पे कुछ है, लेकिन लान वांगची ने जब उस जगह पे देखा वहाँ पे कुछ नहीं। जहाँ पे लान वांगची विंग को वहाँ से गोद में उठाकर ना डायरेक्ट उस जंगल से बाहर निकला और साथ ही साथ उसे लेकर एकदम नदी के उस पार चला गया एंड जाने के बाद वो इस बार उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि ये ओमेगा खुद का ख्याल नहीं रख सकता है, वो क्यों अकेला अकेला ऐसी जगह पे वो जाता है और क्या ज़रूरत थी उसे अकेले में उस जंगल में जाने का? क्या वो नहीं जानता है कि वो एक ओमेगा है? अगर उससे कुछ हो जाता, कोई जानवर या फिर कोई जंगली जानवर उसे मतलब हमला करता, अगर वो घायल होता, अगर उसे कुछ होता, तो वांगची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ना सारी बातें सुना दिया था। लेकिन उसे एक्सपेक्ट नहीं हुआ था, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लान वांगची को वो ओमेगा इस बार बहुत सारी बातें सुनाएगा। लान वांगची इसकी शॉकिंग स्टेट से ना वो लान वांगची विंग की बातों को सुन रहा था, किस तरह से उसने मतलब विंग ने उसे कहा कि उसे कभी ओमेगा नहीं मिलेगा और उसका उसका अल्फा है, उसका अल्फा। वांगची शॉक्ड हो गया था और शॉक से ज़्यादा वो गुस्सा हो गया था। उसका अल्फा कौन है? वांगची जो हर वक्त विंग के ऊपर मतलब नज़र रखता था, मतलब हाँ वैसे नहीं रखता था लेकिन वो उसे ध्यान तो देता था, तो
उसका अल्फ़ा कौन हो सकता है? हाँ, विंग ने कभी कभी अल्फ़ा से बात किया है, तो अल्फ़ा कौन अल्फ़ा है? लान वांगची ने यही सोचकर ना मतलब वही भी एकदम शॉकिंगली थी। लेकिन विंग का अपने बातें कहने के बाद वो चुपचाप वहाँ से एकदम चला गया। लेकिन लान वांगची को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया। वो सोचने लगा कि कौन है वो, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि वो उसके ओमेगा को उसे ले रहा है। लान वांगची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। लान वांगची गुस्से में ना वहाँ से चुपचाप ना अपने महल पे चला गया। एंड अपने महल पे जाने के बाद ना वो गुस्से में भड़कने लगा था। वो सोचने लगा था कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई उसके ओमेगा को उसका बनाने की, और विंग की हिम्मत कैसे हुई किसी और को अल्फा कहने की। वो उसका ओमेगा है, हाँ उसका ओमेगा। लान वांगची के दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और ऊपर से उसे वॉर के लिए भी जाना पड़ेगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो अपने माइंड को शांत करता है। यहाँ पे शुएंग भी था। शुएंग भी राजकुमार को जो इतना ज़्यादा गुस्सा है वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो भी मतलब राजकुमार लान वांगची को शांत करता है और वो वॉर की जो बातें थी वो बताता है। यहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची को अपने गुप्तचर से पता चला था कि वो लोग उसके जो मतलब लैंड किंगडम के यानी कि गुसू के अंदर ही आना चाहते हैं। और ये जाने के बाद तो लान वांगची पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि ये लोग कुछ तो ऐसा करेंगे। लान वांगची अब विंग की बात को साइड में रखता है। वो जब क्लैन वापस आएगा तभी इसको लेकर विंग से वो बात करेगा। यही सोचकर वो अब वार के बारे में सोचने लगा था। वो इस बार पूरी तैयारी से जाना चाहता था ताकि बाद में उसे रिग्रेट का मौका ना मिले और ना ही उसे मतलब वो सारे दुश्मन को उसके किंगडम के अंदर घुसने का मौका ना मिले। इसीलिए वो शुयांग से कहता है अभी के अभी वार की तैयारी करो, हम कल सुबह ही वहाँ से जाएंगे। और हाँ याद रहे इस बारे में अभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए, हम लोग अचानक निकलेंगे। ये कहकर वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे किसको पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ पे लान वांगची कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे कुछ तो लगा, मतलब कुछ डाउट हुआ। लान वांगची जो शुयांग से ये कहने के बाद वो अपने जो बेड था वहाँ पे चला गया और अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट डे लान वांगची, और जैसा कि शुयांग को बोला गया था, शुयांग ने सारे जो सैनिक थे उसे रेडी कर लिया था। और उसे रेडी करते ही जो लान वांगची था, लान वांगची भी अपने वॉर के जो ड्रेस था यानी कि आर्मर वो पहन लिया था। वो उसे पहनकर सारे सैनिकों के साथ उसी जगह से जा रहा था जहाँ से मतलब जो क्वार्टर्स थे, गेस्ट क्वार्टर्स थे। लान वांगची तो जाने से पहले एक बार विंग को देखना चाहता था, इसीलिए उसने खास करके उसी रास्ते से ही जाने का फैसला लिया था। सारे सैनिक शॉक तो हो गए थे लेकिन उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किया, वो चलने लगे थे। लान वांगची जब वहाँ से जा रहा था तो वो बस एक बार विंग का चेहरा देखा एंड तब उसकी सारी टेंशन एकदम छू मंतर हो गया। लान वांगची वहाँ से वार के लिए निकल गया एंड जैसा कि उसने सोचा था, जैसा उसे लगा था, लान वांगची वार के मतलब वहाँ पे जाते ही वहाँ पे ऑलरेडी मतलब गुसू के अंदर कुछ लोग घुसने की कोशिश किया था। लेकिन इस बार लान वांगची कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने ऑलरेडी सारे तैयारी कर लिया था। लान वांगची ने सारे जाल बिछा के रखे थे और साथ ही साथ उन लोगों को पकड़ने का भी बंदोबस्त कर लिया था। एंड वो लोग इससे पहले गुसू के अंदर तक जाए ऑलरेडी उसके सारे जो रॉयल गार्ड्स जिसको उसने अलग से एकदम छुपा के रखा था, वो लोगों ने उन सारे लोगों को पकड़ लिया। एंड उन लोगों को पकड़ के ही वो लोग उसी जगह पे मतलब बंद करके रख दिया। एंड लान वांगची जो वहाँ पे वार करने लगा था, वहाँ पे वार में ऑफकोर्स वो जीत गया था। वो उन सारे लोगों को एक ही मतलब हाँ उसे हराने में टाइम लगा, उसे 3 महीना ज़रूर लगा था। और ऑफकोर्स उसे पता था कि 3 महीना लगेगा क्योंकि उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सैनिक आए थे मतलब पूरे किंगडम पे हमला करने के लिए। तो लान वांगची ऑलरेडी रेडी था और साथ ही साथ लान वांगची के साथ यहाँ पे सेक्ट लीडर्स भी थे, मतलब सेक्ट लीडर्स भी आए थे इस वार में ज्वाइन करने के लिए। लान वांगची जो लगातार उन सारे लोगों से लड़ता है एंड यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स भी आए थे। यहाँ पे जो जियांग फेंगम्यान थे वो भी आए थे। सारे सेक्ट लीडर्स मिलकर उन सारे सैनिकों को हराया था जो बहुत सारे सैनिक थे। एंड फाइनली 3 महीने बाद जाके लान वांगची ने इस वॉर को जीता था। ये वॉर जीतने के बाद ही ना लान वांगची तुरंत ही वहाँ से निकल गया था। हालांकि वहाँ पे कैंप बैठा था लेकिन लान वांगची वहाँ पे रुका नहीं था क्योंकि उसे एक और भी काम करना था। एंड यही सोचकर वो वहाँ से निकल गया। वो वहाँ से मतलब तकरीबन जर्नी उसका 4 घंटे का था। वो 4 घंटे बाद जाके वो एकदम उसी जगह पे पहुंचा था जहाँ पे वो सारे लोग थे, वो सारे लोग जहाँ पे उन सारे लोगों को पकड़ के रखा गया था। लान वांगची अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि उन सारे लोगों को किंगडम के अंदर और जेल में बंद करो, मैं इन सब लोगों को किंगडम में जाके ही सवाल करूंगा। ये कहकर वो उनको ऑर्डर दे दिया था जहाँ पे सारे गार्ड्स उनको मतलब उन सारे बंदी को लेकर वहाँ से चला गया। यहाँ पे सारे ओमेगा जो लोग हॉस्टेज थे मतलब जिन लोगों को पकड़ के रखा गया था उन लोगों को भी छोड़ दिया गया एंड उन लोगों को उनके घर में भी पहुँचा दिया गया था। इन 3 महीने में ये सारी चीज़ें लान वांगची ने मतलब सॉल्व किया एंड देन वो अब निकल गया किंगडम की तरफ। उसके साथ बहुत सारे सैनिक थे। वो लोग चलते चलते मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा देर हो गया था जहाँ पे वो लोग एक इन में रुक गए थे। अब वांगची जो ये सारी चीज़ें सोच रहा था वो अब अपने रूम में था, मतलब इनके रूम में वो उस लेटर को देख रहा था। लान वांगची जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कल का, वो विंग के पास जाएगा एंड वो विंग को बताएगा कि वो ही मिस्टीरियस पर्सन है जो उसके लिए वो गिफ्ट और वो फ्लावर रखता था। हाँ उसने तय कर लिया था कि वो इस बार उसे बता देगा क्योंकि उसके दिमाग में वही अल्फ़ा वाली बात आ गई, विंग का अल्फ़ा। ये सोचते ही लान वांगची को पता नहीं अपने दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा दर्द जैसा फील हो रहा था। और ऊपर से वो जब से इस इन में आके बैठा है तब से उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो उस विंग के पास जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि विंग ठीक तो है ना। उसे लग रहा था कुछ तो ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है और इसीलिए उसे इतना ज़्यादा बेचैनी हो रहा था। उसे मन तो कर रहा था कि वो अभी यहाँ से जाए, अभी वो विंग के पास चला जाए और वो विंग को बोल दे कि वही मिस्टीरियस पर्सन है जो उससे मिलना चाहता है, वही है। वो यही सारी चीज़ें सोच रहा था और उसे दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे लग रहा था कि
कोई दर्द में है, कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे बस उसे अपने पास चाह रहा है। और यही बेचैनी उसे बार बार फील हो रहा था। लान वांगची को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हो नहीं रहा था। लान वांगची जो मेडिटेशन में बैठ गया था, अपने दिल को और अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी वो अपनी आंखों को बंद कर रहा था, उसके कानों में, उसके दिल में जैसे कोई आवाज़ बोल रहा था, उसे बचाओ बचाओ। ये सुनकर ही ना, मतलब ये फील होते ही ना, लान वांगची अपनी आंखों को खोल लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसे बुला रहा है, कौन है। उसे लग रहा था कि उसके दिल के सबसे करीब कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे बुला रहा है। वो यही सोच रहा था, वांगची को ऐसा क्यों लग रहा है। वांगची जो उठता है और वो अपने रूम से खिड़की से बाहर देखता है और वो चाँद की तरफ देखता है। चाँद जो आज पूरा फुल था, एकदम पूरी तरीके से। आज फुल मून नाइट था। हाँ, फुल मून नाइट। लान वांगची को पता है आज फुल मून नाइट है। वो देखता है चाँद आज पूरी तरीके से गोल था, मतलब पूरी तरीके से चाँद दिख रहा था। चाँद की रोशनी जो लान वांगची के ऊपर भी पड़ रहा था। पता नहीं क्यों आज उसे लग रहा था कि कुछ खराब हुआ है, कुछ बुरा हुआ है जो होना नहीं चाहिए। क्या क्या बुरा हुआ है, उसके दिमाग में यही चल रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और जगह दिखाया जाता है। एक पर्सन पूरी तरीके से पूरे ब्लैक एंड रेड रोब में था, जो बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। उसके चेहरे पर एक स्मित था एंड वो अभी एकदम बैठा हुआ था। उसके पास 2 पर्सन खड़े हुए थे एंड वो 2 पर्सन उसके सामने एकदम गुरूर के साथ खड़े थे। एंड वो जो पर्सन था वो बैठा हुआ था, जिसके आसपास से ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा था, और साथ ही साथ वो पर्सन बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो 2 पर्सन उसे देखते हुए जस्ट खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। जहाँ पे वो जो पर्सन बैठा हुआ था वो अपनी आंखें खुलता है, उसकी आइज़ पूरी तरीके से ब्लैक था, मतलब उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैक था। वो अपने ब्लैक आइज से उन 2 पर्सन की तरफ देखता है और वो कहता है, आ गया हूँ मैं सबको बर्बाद करने। ये कहकर वो पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था एंड उसके साथ ही वो 2 पर्सन भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। कौन थे वो दोनों, कौन थे वो तीनों, एंड वो पर्सन जो बदली की बात बोल रहा था वो कौन था।